चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, है ना। तो अधिक समय तक खेलते कूदते रहते हैं तो हम थकावट महसूस करते हैं, है ना। अगर किसी दिन भोजन ना दिया जाए तो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वह घट जाती है ना। और अगर मान लो फिर भोजन दे दिया जाता है तो पुनः कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम पहले से जानते हैं, है ना। भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण ही कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। भोजन करेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल होता है। अब देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। हम दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। उनमें ऊर्जा के विभिन्न रूप कार्य करते हैं, जिनमें न केवल कार्य लिया जाता है वरन उन्हें आपस में रूपांतरित भी किया जा सकता है। आइए हम उन ऊर्जा के रूपों के संबंध में अध्ययन करें। चित्र में आप लोगों को एक लकड़ी का पटिया दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पुस्तक को रख करके हम इसको अनंत तल बनाते हैं और एक माचिस की डिबिया को उसके नीचे रख देते हैं। यहाँ पर 3 ठो निशान दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। अब हम टार्च के सेल को लेकर के अलग अलग ऊंचाई से उसको गिराएंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर से गिराएंगे, यहाँ से उसको गिराएंगे, ये फिसलते फिसलते आएगा, माचिस की डिबिया को कुछ दूर तक विस्थापित करेगा। उसके बाद फिर उसको वहीं पर रखेंगे, निशान लगा देंगे उधर और उसको वहीं पर रखेंगे और फिर दूसरे नंबर से ऊंचाई से उसको फिसलाएंगे। फिसलते फिसलते आएगा, इसको पुनः वो घसीटते कुछ ज़्यादा दूरी तक ले जाएगा, वहाँ निशान लगाएंगे, फिर वहीं पर रखेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर में ले जा करके फिर से उसको छोड़ेंगे तो ये और कुछ ज़्यादा दूरी तक ले जाती है। इसका कारण क्या है? आप देखेंगे कि अधिक ऊंचाई से गिराया गया सेल माचिस की डिबिया को अधिक दूर तक विस्थापित करता है और कम ऊंचाई से गिराया गया सेल माचिस की डिबिया को कम दूरी तक विस्थापित करता है। अतः ऊंचाई बढ़ने से वस्तुओं की संचित ऊर्जा में वृद्धि होती है। उसमें संचित ऊर्जा तो पहले से निहित रहती है ना। उस ऊर्जा को हम जो है अन्य रूपों में कन्वर्ट करके उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा जो है जितनी ज़्यादा ऊंचाई से हम उसको गिराएंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा वह प्राप्त करेगी। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण और स्थिति के कारण, दोनों के कारण, है ना, जो ऊर्जा रहती है उसी को उसका यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा को हम 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। कैरम के खेल में तेजी से चलता हुआ स्ट्राइकर गोटियों को बिखेर देता है। नदी का बहता पानी चट्टानों को लुढ़का देता है ना। हवा का तेज झोंका बल लगाकर पाल वाली नाव को बहा ले जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता है, बड़े बड़े घरों को गिरा देता है। इन सभी में जो कार्य हुआ वह किसके कारण हुआ? गतिज ऊर्जा के कारण, क्योंकि यहाँ पर हवा बह रही है, गति कर रही है ना। और गति करते हुए वह किसी वस्तु को डिस्टर्ब करती है, गिराती है, तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा ही होगी। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण जो ऊर्जा होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर एक विचार करेंगे, यदि एक ईंट को एक मिट्टी के टूटे घड़े के ऊपर रखा जाए तो उसमें घड़ा तोड़ने की हेतु ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि उसको हमको चुपचाप रख दिए हैं। ऊर्जा उसमें है लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग जो है वहाँ पर नहीं हो रहा है। हमने उसको चुपचाप उसके ऊपर रखा तो वहाँ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसी ईंटा को हम लोग ऊपर उठा करके गिराएंगे तो घड़े का टुकड़ा जो है और अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और इधर उधर बिखर जाएगा। इसी प्रकार गुलेल का तना हुआ रबर पत्थर को दूर फेंक देता है ना। और अगर मान लीजिए किसी चिड़िया पर निशाना लग गया तो चिड़िया को मार भी देता है। इन उदाहरणों में ईंट और पत्थर में स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। इसी प्रकार किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होगी।
ठीक। तो वस्तु की कुल ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। एक उड़ते हुए वायुयान में गतिज एवं स्थिति दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग वायुयान की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है ना, रसोई गैस है। इन सभी ईंधनों में जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा संचित रहती है, वह रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे टार्च का सेल है टार्च के सेल में भी रासायनिक पदार्थ भरा रहता है ना। अब उस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बल्ब को जलाती है। हम भोजन के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, हमें संचित रासायनिक ऊर्जा हमारी पेशी ऊर्जा में परिवर्तित होती है ना। उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है और वह पेशी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। हम देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है ना। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जैसे केतली में हम चाय बनाते हैं, या घर में खाना बनाते समय बर्तन में एक ढक्कन लगा के रखते हैं। जब गैस उसमें पूर्ण रूप से भर जाता है, वह आस को भर जाता है, वह खौलने लगती है, तो उस ढक्कन को वह ऊपर नीचे करती है ना। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए जेम्स वाट ने रेल के इंजन का भी आविष्कार कर डाला था, है ना। इस प्रकार के उदाहरण से ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया गया है ना। ऊष्मीय ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया गया है। उसी प्रकार दो पत्थरों को रगड़कर, हथेलियों को रगड़कर यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब प्रकाशीय ऊर्जा को ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग शासकीय भवनों में बड़े बड़े प्लेट देखे होंगे, जिसको सौर सेल के नाम से जाना जाता है। इन सौर सेलों के माध्यम से प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके बल्ब जलाया जाता है ना। ट्यूबवेल चलाए जाते हैं, ट्यूबलाइटें जलाई जाती हैं, लाउड स्पीकर चलाए जाते हैं, है ना। जहाँ पर विद्युत पहुँचाने की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे बीहड़ जंगली एरिया में इस प्रकार के सौर सेलों को जो है लगा करके विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से सौर सेलों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक। अगला है ध्वनि ऊर्जा। हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है ना, जो कि कंपन करते हुए वस्तु से उत्पन्न होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी हमारे घरों में बर्तन हाथ से छूट जाता है तो वहाँ से ध्वनि निकलना प्रारंभ हो जाती है, और हम जा कर के बर्तन को पकड़ लेते हैं तो वहाँ से ध्वनि निकलना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है ना। तो इस प्रकार से जब वहाँ हाथ से छूटता है, ज़मीन में गिरता है, तो कंपन करने लगती है, बर्तन जो है कंपन करने लगती है, और कंपन करती हुई वस्तु से ध्वनि निकलती है, जो कि कंपित ध्वनि जो है हवा को कंपन कराती है, और वह कंपन करती हुई ध्वनि हमारे हवा कानों में आकर के पर्दा को कंपित कराती है, और कान का पर्दा जो है कंपन कराते हुए कान के अंदर तंतुओं को कंपित कराती है, और इसी प्रकार से तंतु भी कंपन करते हुए संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमें सुनने की अनुभूति होती है। इस प्रकार ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो माध्यम के कणों एवं कान के पर्दों में गति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि कभी कभी बादलों के गर्जन तथा पटाखों की तेज आवाज़ से मकान के दरवाजे खिड़कियाँ आदि हिलने लगते हैं। हमारे इधर माइन एरिया में, जहाँ पर समय समय में बारूद लगाए जाते हैं, है ना, पत्थरों को तोड़ने के लिए, खदान एरिया में, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको देखा जाता है। जब वहाँ पर ब्लास्टिंग किया जाता है तो घरों में पर्दे, कभी कभी तो दीवार भी हिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि भूकंप आने वाला है ना। तो ध्वनि में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि किसी भी वस्तु को कंपन कराने की क्षमता रखती है। अब हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। दैनिक जीवन में विद्युत जो है एक प्रकार से जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है वर्तमान समय में, है ना। विद्युत के बगैर ऐसा लगता है जैसे जीवन अधूरा ही
गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू करो जो कि विद्युत से चलता है। मनोरंजन करना है तो टीवी चालू करो जो कि विद्युत से चलता है। खाना बनाना है तो हीटर चालू करो जो कि विद्युत से चलता है ना। इसी प्रकार से और बहुत सारे काम हैं, है ना। विद्युत घंटियाँ बजाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण जो हैं जिनको विद्युत के माध्यम से हम लोग चलाते हैं, है ना। और विद्युत ऊर्जा को विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट करते हैं। जैसे विद्युत हीटर देखिए, विद्युत बल्ब देखिए, ट्यूब तथा विद्युत प्रेस विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जाता है, जैसे विद्युत घंटी है ना। मोटर कार के हॉर्न हैं, कारखाने के सायरन। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे रेलगाड़ी चलाई जाती है, आटा चक्की चलाई जाती है ना। चारा काटने की मशीन चलाई जाती है। विद्युत लिफ्ट और विद्युत पंप विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में अनेक प्रकार से प्रयोग जो है इसको कन्वर्ट कर करके किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का वर्तमान समय में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में जो है इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जबकि टीवी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि एवं प्रकाश दोनों ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन सभी उदाहरणों से विद्युत ऊर्जा का महत्व आसानी से समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण। आए दिन हमारे जीवन में विद्युत का बहुत बड़ा महत्व है और इसी वजह से इसका उपयोग जो है हम लोग बहुतायत में करते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान समय में विद्युत संकट होने की अपार संभावनाएं हैं और उसी समस्या को देखते हुए हमको विद्युत संरक्षण करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर हम लोग देहातों में देखते हैं कहीं कहीं पर बल्ब जो है जलते रहता है, तो उसका स्विच जो है विद्युत के सभी स्टेशनों में होता है। मतलब वहाँ से विद्युत बंद होता है तब वो बल्ब बंद होता है, नहीं तो दिन और रात जलते रहता है ना। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। हमारे घरों में भी हम लोग बल्बों को जला के छोड़ देते हैं, टीवी चला के छोड़ देते हैं, कूलर चला के छोड़ देते हैं, पंखे को चला करके छोड़ देते हैं, जिसमें बिना बेवजह बिना मतलब का जो है विद्युत का नुकसानी होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक सिद्धांत पर देखेंगे, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना उत्पन्न की जा सकती है। इस ब्रह्मांड में जितना ऊर्जा पहले से बन चुका है उतना ही ऊर्जा रहेगा और उतना ही रहता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके उसका उपयोग किया जाता है ना। इस नियम को हेल्महोल्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यदि सभी प्रकार की ऊर्जाओं को ध्यान में रखा जाए तो ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाओं का योग स्थिर है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण को यहाँ चित्र में देखिए दर्शाया गया। यहाँ पर एक देखिए सौर ऊर्जा को ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर अपने शरीर के अंदर रखते हैं। उसके बाद वह ऊर्जा शाकाहारी जंतु के शरीर के अंदर जाता है, शाकाहारी जंतु से मनुष्य के या मांसाहारी जंतु के अंदर जाता है, फिर मांसाहारी से उच्च मांसाहारी के। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक जंतु से दूसरे जंतु तक होते रहती है। आइए दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं पर विचार करें। जब मोमबत्ती जलाई जाती है तब उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है ना। मोमबत्ती जलाते हैं और छोटे छोटे चिमनी दिए हम लोग जलाते हैं, तो वहाँ जो संचित यांत्रिक ऊर्जा होती है वह प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय हम अपने भार को ऊपर ले जाते हैं, जिसके कारण आवश्यक ऊर्जा हमें शरीर से संचित रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होती है, जो चढ़ने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। हमारे शरीर के अंदर भी यांत्रिक ऊर्जा है, जब हम कार्य करते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के आती है। जल विद्युत संयंत्रों में, पन बिजली घरों में नदी के जल को बांधकर बड़ी बड़ी झीलों में ऊंचाई पर एकत्र किया जाता है। जल की स्थितिज ऊर्जा ऊपर से गिरकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गिरता हुआ जल मार्ग में रखे टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो जनरेटर्स की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है। झील के जल की स्थितिज ऊर्जा, बहते जल की गतिज ऊर्जा होती है ना, तथा टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा, ये बहता हुआ जल जो है इसको घुमाता है और फिर टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है। मतलब पानी की स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान अनुपयोगी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। देखिए, जैसे बल्ब के जलने में हमको प्रकाश चाहिए, प्रकाश उपयोगी होता है, लेकिन वहाँ ऊष्मा भी निकलती है। इसी प्रकार यंत्रों के कार्य लेने के दौरान उसमें दी गई ऊर्जा जो है उनके कल पुर्जों के बीच में घर्षण के कारण ऊष्मा और ध्वनि में रूपांतरित होती है। यह भी ऊर्जा का क्षय है। ऊर्जा के इस क्षय को कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासरत है।
जिससे यंत्रों को दी जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा उपयोगी कार्य में खर्च हो सके। इसको कम करने के लिए हम ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं, है ना, और कुछ हद तक ऊर्जा के क्षय को रोक सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसको भी नहीं रोक सकते। इसलिए साइकिल के कल पुर्जों के बीच घर्षण कम करने के लिए उसमें तेल या ग्रीस डालते हैं। इलेक्ट्रिक पंप, सिलाई मशीन, बैलगाड़ी तथा अन्य मशीनों के घूमने वाले कल पुर्जों में भी तेल डालकर चिकना किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित सारणी में यह बताए कि इस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसको आप लोग बना करके मुझे दिखाना, ठीक है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ कि इसको आप लोग बना करके मुझे दिखाओगे। चलिए ठीक।